अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फारूक अब्बास और चैनल है एनटीवी। जावेद चौधरी साहब और मैं आपके सामने मौजूद हैं आज की खबरें लेके। और आज जो सबसे पहली खबर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने किया है बहुत बड़ा डिसीजन। फील्ड मार्शल ने कह दिया है कि इन सबको तो बर्बाद कर देंगे, तबाह कर दें इन सबको। किन की बात हो रही है ये आपको बताएंगे। पिछले 4 दिन में बलूचिस्तान के अंदर क्या हुआ ये भी आप जानिएगा। और कहीं पाकिस्तान तरक्की ना कर जाए, इतनी तकलीफ है भारतीयों को, जिन्हें मैं मूत्रवासी भी कहता हूं। दरमियान में कुछ लोग क्या आके बात ये भी बोलते हैं, आप पूरे मुल्क को गाली दे देते हैं। भाई नहीं, मैं जिन लोगों को कहता हूं ये बीजेपी वाले हैं, ये आरएसएस वाले हैं, वो बंदा जो पाकिस्तान से नफरत करता है, मैं सिर्फ उन्हें हिट करता हूं। उसके अलावा मुझे किसी आम शख्स से क्या प्रॉब्लम होनी है। है। बहरहाल बाकी जी, सब लोगों की हाजत नहीं है ये वैसे, है ना। हाँ जी, हाँ जी, वो तो वॉशरूम नहीं जाते होंगे। नहीं वो इस तरह नहीं जाते। ठीक है। तो ये जो मूत्रवासी हैं और साथ जो दूसरा है इसराइली शैतान, उन्हें जो तकलीफ है बलूचिस्तान के अंदर सब कुछ जो हो रहा है ये वही करवा रहे हैं। पहले तो सिर्फ डीएलए थी, अब टीटीपी ने भी अटैक शुरू कर दिए हैं। लेकिन जब जो उनका हशर किया जाएगा वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह याद रखेगी पाकिस्तानी कौम भी जो उनके साथ होगा, और उनकी तो नस्लें याद रखेंगे। फिर आगे आपको बताएंगे जी कि क्या मुज़ाकरात से पाकिस्तान पीछे हट गया है, क्या पाकिस्तान फीका पड़ गया है, कि या लड़ लो जो लड़ना है एक दफा। अब पता नहीं ये सिचुएशन है, ये पाकिस्तान ने कहा है कि नहीं अभी भी हम दरमियान में मौजूद हैं, ये आपको बताते हैं। फिर आपको ये बताएंगे जी कि क्या मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं, ट्रंप क्या कह रहा है। ट्रंप ने कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं, हमले ऑल्दो जारी हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रंप की कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ये पता लग रहा है कि उसका इरादा क्या है, वो चाहता क्या है। ईरान भी खुल के आगे से बोल रहा है, वो भी हमले कर रहा है, लेकिन इस स्टोरी से आपको पता चल जाएगा कि मुज़ाकरात खत्म हुए या नहीं हुए। फिर आपको ये बताएंगे पाकिस्तान का एक कार्गो जहाज था, जो जहाज बड़ा मिस्टीरियसली अचानक गिरा और तबाह हो गया। उसके अमले की तलाश अभी तक जारी है। जब तक हम ये वीलॉग लाइव आपके सामने कर रहे हैं तब तक अमला नहीं मिला, लेकिन जहाज का मलबा मिल चुका है। कहां से मिला, कैसे मिला, ये जहाज के साथ हुआ क्या, इसके अंदर एक मैं चीज। पहले आपको बता देता हूँ कि मिसाइल नहीं लगा उसे। ठीक है, ये आप बार बार जो कह रहे हो ना, ये गलत है, ठीक है, सरासर ठीक है। गलत। इसमें मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस हो रही हैं। उन स्पेकुलेशंस के अंदर एक चीज ऐसी है जो बहुत ही मिस्टीरियस है, जिसमें ये पता नहीं चल रहा कि जहाज के साथ हुआ क्या है। वो चीज नॉर्मल नहीं है। एक चीज सिर्फ ऐसी है जो नॉर्मल नहीं है, बाकी एक जहाज के साथ जो प्रॉब्लम हुआ है, जिस तरह से बताया जाता है, पहले खबर गलत फिर आई थी। बता रहा हूँ मैं आपको, मिसाइल नहीं लगा। चलें, अभी मुझे लग रहा है चौधरी साहब आपको यही बताने लगे हैं कि लगा है, लेकिन आप जारी खुद ही बता देंगे। चलें जी, और आखिरी हमारी कहानी जो होगी, जो स्टोरी होगी, वो ये है कराची की छतों से बम बरामद। अब ये क्या कहानी है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये क्या सिलसिला यार है, ये लोग बड़ी अजीब सी कितने चीज जीनियस है वैसे, अल्लाह की कसम, ये है ना वैसे जीनियस। दाद देनी चाहिए। बिल्कुल ही नया आइडिया। मुझे लगता है शायद आप ही ने दिया ऐसा नहीं होगा ये। सोचा ही नहीं, यकीन करो, ये कहते हैं ना बियॉन्ड इमेजिनेशन, कि अच्छा। ये इमेजिनेशन से बाहर है जो और इन्होंने किया। और ये कराची वाला वाकया अगर हो जाता, जो हाँ, कहा जा रहा है कि हो जाता, तो क्या होता। बहुत तबाही आती है वैसे। बिल्कुल ठीक है। तो ये स्टोरी आपको बताएंगे वीलॉग में आज डिटेल से। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल को हमारे हमारे व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक और फेसबुक लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चॉइस साहब को शामिल करते हैं। और चॉइस साहब जिस खबर को बार बार कह रहे हैं, उसी खबर को मैं सबसे पहले लेके आता हूं कि कार्गो प्लेन जो पाकिस्तान का गिरा, उसके साथ हुआ क्या। अब देखो, एक केटू के नाम से एक कंपनी है, और सबसे पहले तो उन्होंने मुसाफिर बरदार त्यारा जो था वो स्टार्ट किया था, लेकिन उनका वो कामयाब नहीं हो सका। ऐसी छोटी सी कंपनी है, वैसे यूई के अंदर बंदा काम करता था और अमीर हो गया, पैसे आ गए। लेकिन दुनिया में ये ज़हन में रखो कि एयरलाइन बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबसे आसान काम जो है ना, एयरलाइन बनाना होता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जहाज़ आपने खरीदने नहीं, आपको मिलते हैं और लीज़ पे। ठीक और है। लीज़ जो होती है पर आवर होती है, पर डे होती है। हम्म। और दूसरा ये होता है कि आपने एजेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी होते हैं, उनको आपने टिकट्स बेच देने, उनको टिकट्स आपने बल्क में दे देने, उन्होंने बेचने हैं, उन्होंने अपनी कमीशन अच्छी ले लेनी है। हम्म। और बाकी सारे का सारा सिविल एविएशन जो है पूरी दुनिया का ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है। उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक अब है। देखें ना, ये जो कार्गो जहाज़ K2 है, इनका हम्म। दफ्तर कहाँ था? इनका दफ्तर जो था कराची एयरपोर्ट के ऊपर था। तो ठीक है। वहाँ पे बिल्डिंग है, आपने वहाँ पे कमरा जो ले लेना और हम्म। उसके अंदर अपना ऑफिस बना लेना। प्रोटेक्टेड किस्म का माहौल, ना कोई मसला, ना कोई मसाइल। 2 बंदे रखने हैं आपने और वेबसाइट के ऊपर आपने काम करना है। अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये जिस गवर्नमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप बड़े किसी मुल्क के अंदर हैं तो बड़ा सिस्टम क्लीन है और बहुत ही ईजी है। और अगर आप किसी छोटे मुल्क में जैसे पाकिस्तान वगैरह है, तो यहाँ पे कोई शेख रशीद वगैरह इस टाइप के लोग जो हैं, इनकी सब मिन्नत अल्लाह करके और उनके साथ गिव एंड टेक करके आपने लाइसेंस लेना है। आपको पता है कि जो शेख रशीद साहब के ऊपर करप्शन के केस बना था रिंग रोड वाला, उसके अंदर हम्म। भी उन्होंने एक लाइसेंस जारी किया था। और अच्छा। उसी बंदे को इन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी थी, महंगी ज़मीन बेची। लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कनाल थी, उन्होंने 5 साढ़े 5 लाख रुपए कनाल बेच के और उसको उसके बदले में लाइसेंस भी जारी कर दिया। हम्म। तो यहाँ पे ज़रा थोड़ा-सा जिसको पावा कहते हैं ना, वो लगा के ना जी, और आपने या व्हील लगा के, हम्म। तो आपने लाइसेंस लेना होता है। बाकी दुनिया में बहुत ईज़ी है, कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं एयरलाइन बनाएँ आप, कोई इश्यू नहीं है। जहाज़ भी दे देते हैं, स्टाफ भी दे देते हैं, एयर होस्टेसेस भी दे देते हैं, सब बाहर से आ जाता है स्टाफ। और हम्म। आप जहाज़ लेके जाते हैं, जहाज़ वापस आ जाता है, बस आप पैसे कमाते रहते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। जो वर्जिन एयरलाइन का मालिक था, उसने इसी तरह हम्म। किया था ना जी, एक मर्तबा किसी जगह सफ़र जा रहा था और वहाँ पे वो फ्लाइट कैंसल हो गई। बहुत लोग परेशान थे, खुद भी वो परेशान हो गया क्योंकि उसने जाना बड़ा ज़रूरी था उसका अमेरिका के अंदर। हम्म। तो उसने क्या किया, उसने बड़ा कमाल आदमी, उसने इस तरह किया कि सब लोगों से कहा कि अगर मैं आपको ले जाऊँ वहाँ पे, तो कोई मसला तो नहीं है आप? उन्होंने कहा जी हमें तो बहुत खुशी होगी। तो उसने सबसे फिर पैसे चार्ज किए, पैसे चार्ज करके उसने वहीं फ़ोन करके कार्गो एक जहाज़ जो था वो लीज़ पे ले लिया उसने इमीडिएटली, सही। चार्टर करवा लिया। हम्म। चार्टर करवा के सबको ले गया और अच्छा। उस पे उसे पता चला कि ठीक-ठाक पैसे भी कमा लिए उसने, तो उससे अंदाज़ा हुआ कि ये काम तो बड़ा आसान काम है। हम्म। तो उसने फिर बजट एयरलाइन जो थी ना वर्जिन के नाम से जारी कर ठीक दी है। और उसके बाद वो
दुनिया का अमीर तरीन लोगों के अंदर शुमार होता है, और उसने पूरा कॉन्सेप्ट ही सिविल एविएशन का चेंज करके रख दिया। ठीक है। तो ये जो कंपनी है ना K2, ये कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी सी कंपनी है। इन्होंने पहले लाइसेंस लिया, फिर इन्होंने जहाज चलाने की कोशिश की, कामयाब नहीं हो सका, तो फिर ये कार्गो पे चले गए, और कार्गो जो ना जरा ज्यादा बेहतर है, पहले सेफ है। पहले पैसेंजर प्लेन की कोशिश की। पैसेंजर प्लेन की कोशिश की, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब कार्गो के ऊपर गए तो कार्गो बड़ा आसान है और कोई मसला नहीं है। यहाँ से बुकिंग कर लेती हैं बहुत सारी, यहाँ पे कंपनीज हैं, और वो सामान इकट्ठा कर लेती हैं, और उसके बाद आपने सिर्फ डिलीवर करना होता है, तो आपके लिए बड़ा आसान है। चाइना से तो आज भी कार्गो जहाज बहुत आते हैं, ठीक है। चाइना से माल लेके ना जी बहुत। हम्म, इवन TCS वगैरह जो है ना, इनके भी अपने जहाज हैं, और DHL जो है ना हाँ उसके जी। भी अपने जहाज हैं, तो मसला कोई नहीं होता। बहरहाल अब ये इनका जहाज था और जहाज इनका खराब हो गया, फिर ये शारजा लेके गए। अब शारजा में जाके ना वहाँ पे इनकी कंपनी है, वहाँ से इन्होंने ठीक करवाने की कोशिश की, बकौल इनके को ठीक हो गया, उन्होंने कहा इजाज़त दे दी कि आप फ्लाई करें, रिपेयर हुआ है वहाँ। रिपेयर। और उसके बाद ये वापस आ रहा था, वापस आया तो बहीरा अरब के ऊपर फ्लाई कर रहा था, अचानक इसका एक मैसेज आया, इसने कहा जी हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है वो जवाब दे गया, और ये 150 नॉटिकल माइल के फासले पर जनूब की साइड पे कराची पे इन्होंने नेविगेशन सिस्टम की खराबी का कहा, और साथ उन्होंने कहा जी हमारी रहनुमाई करें कि हम किस तरफ आए। तो उन्होंने कहा जी, उनके जवाब दे दिएगा टावर से कि आप इसी डायरेक्शन में सीधे आते रहें, कोई ऐसा इशू नहीं है। मतलब हेडिंग टुवर्ड्स यही होगी अब आप। यही होगा, डायरेक्शन यही होगी, आपने ठीक है। डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, आप सीधे कराची के अंदर लैंड कर जाएंगे। और अभी ये कम्युनिकेशन खत्म नहीं हुई थी, तो एकदम वो जो जहाज है वो नीचे गिरा, और नीचे बड़ी स्पीड से गिरा, 15,000 फुट की स्पीड से नीचे आ गया, किलोमीटर की स्पीड से राइट साइड, दाएं तरफ की तरफ। राइट साइड पे। अब यहाँ पे कैच है, और दो कैच हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी इस किस्म की कोई गड़बड़ होती है तो जाहिर है आपका टावर के साथ रब्ता है, तो इमीडिएटली मेडे का बंदा सिग्नल देता है, सिग्नल आवाज़ कर देता है जी कि हम गिर रहे हैं, या हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मेडे की आवाज़ नहीं आई। तो ये क्या हुआ, क्या वो जो पायलट था हार्ट फेल हो गया उसका, या उसकी जुबान बंद हो गई, या उसको गोली लग गई, क्या हुआ? 5 लोग मौजूद थे हाँ, सर, 5 पायलट लोग तो नहीं और भी नहीं, थे। देखिए 2 हम्म, पायलट होंगे ना, 2 हम्म, उसके होंगे, बाकी तो दूसरा स्टाफ था ना जी। हम्म, तो अब क्या हुआ उसको पायलट को कि अचानक उसकी आवाज़ ही नहीं आई उसके बाद? उसने सिंपल ये बताया कि नेविगेशन सिस्टम हमारा डैमेज हो गया, और हमें बताएं किस साइड पे आना है, और फौरी तौर पे उसके बाद जहाज ने गिरना शुरू कर दिया, और जो पायलट है उसकी आवाज़ नहीं आई, मेडे की आवाज़ नहीं आई, जो बड़ा सरप्राइज है। ठीक है। दूसरा, जो एविएशन के एक्सपर्ट हैं, जो फ्लाइट के एक्सपर्ट हैं, जो पायलट्स हैं, वो ये बताते हैं कि आप जितना भी जहाज को गिरा लें, वो 3,000 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा तो 3-4 हज़ार फुट पर मिनट या जो इनका वो पर स्केल मिनट का होता वो है, स्केल होता है, उसके हिसाब से नीचे आता है। उसके हिसाब से 15,000 फुट एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल है। ये 15,000 फुट जो है ना, उसकी स्पीड से जहाज नीचे आ नहीं सकता, एबनॉर्मल है। क्योंकि अगर उसके इंजन भी फेल हो जाएंगे तब भी वो स्लोली नीचे आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अचानक वो मरे हुए परिंदे की तरह गिर जाए। ठीक है, मतलब ये रेट ऑफ मुमकिन नहीं। डिसेंट जो है वो असल मसला है, वो वो असल बहुत ज्यादा मसला है यहाँ पे। ये बड़ा सरप्राइज है, जितने भी लोगों से कहा जाता है वो बड़े सरप्राइज। अब स्पेकुलेशन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है कि जनाब वो, क्योंकि उस वक्त जंग स्टार्ट हो गई थी अमेरिका की या फिर ईरान की, हो सकता है ईरान की तरफ से कोई चीज़ लग गई हो सकता है अमेरिका की तरफ से कोई चीज़ लग गई हो, और उसका निशाना बन गया हो ये जहाज, जो मुझे ठीक बात नहीं लगती। क्योंकि उसकी वजह ये कि हो सकता है पाकिस्तान छुपा रहा हो चीज़ों को, हम जैसे मुल्क जो होते हैं ना छुपाते हैं चीज़ों को। उसकी वजह है पाकिस्तान की पोजीशन देखो ना आप, कि अगर फर्ज करो वाकया ये हो गया और ईरान की तरफ से हो गया, तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी? ज़ाहिर है सालसी खत्म हो जाएगी। और अगर अमेरिका की तरफ से हो गया तो पाकिस्तान जो है ज़ाहिर है फिर अमेरिका के ऊपर कैसे एतराज़ करेगा, और अगर एतराज़ नहीं करेगा तो अपने लोगों को क्या मुँह दिखाएगा? तो इशू है ना जी। अब वो कहते ये हैं जी कि इस जंग का निशाना बनाया वो, क्योंकि कल स्टार्ट हो गई थी, कोई मिसाइल लग गया, कोई ड्रोन लग गया, जो मुझे वैसे बात दुरुस्त नहीं लगती। दुरुस्त इसलिए नहीं लगती कि हो सकता है पाकिस्तान इसको खुफिया रख रहा हो, लेकिन पूरी दुनिया की नज़र है, पूरी दुनिया है। तो अब देखें इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं वो तो इमीडिएटली इस जंग के बारे में सैटेलाइट्स के जरिए वो इसके ऊपर नजर रखे हुए थे। तो कोई ना कोई मुल्क तो बोल सकता तो है, सब एक चीज तो कंफर्म है कोई कि ना कोई प्राइवेट सैटेलाइट का मालिक जो वो बोल सकता है कि नहीं इसको कोई चीज लगी है जिसकी वजह से ये गिरा है। तो लेकिन किसी जगह से अभी तक कोई इतला नहीं कोई है, इतला नहीं, कंफर्मेशन किसी भी चीज की किसी नहीं जगह है। से ठीक कोई है। इतला नहीं, कोई फुटेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। एबनॉर्मल इसकी गिरने की स्पीड है, और दूसरा चॉइस सब एक चीज ये है कि एक चीज तो कंफर्म है कि स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। स्ट्रक्चर तो मतलब इसकी चीज कोई टूटी है जहाज की, वो जरूरी नहीं है कि कोई चीज लगने की वजह से टूटी हो सकता है कोई और बड़ी चीज हो, रिपेयर के लिए गया हुआ था, कुछ हो कोई सकता, ऐसा कुछ भी चीज हो हुई है सकता, कुछ कि भी वो हो सकता, बिल्कुल एक परिंदे की तरह, मरे हुए परिंदे की तरह या एक पत्थर की तरह नीचे गिरा। पत्थर की तरह नीचे गिरा है। और ये भी हो सकता है कि बस फर्ज करो जिससे वो सीधा रखते हैं ना जहाज को, मैकेनिज्म होगा ना, वो मैकेनिज्म डैमेज हो गया हो, मैग्नेटिज्म डैमेज हुआ, राइट साइड पे टिल्ट करके वो सीधा नीचे सीधा आया। नीचे है। मतलब तो उसे कोई ये भी चीज हो सपोर्ट सकता, नहीं कर रही थी कोई उस वक्त। सपोर्ट नहीं कर सकता। हो सकता है कि मसलन देखो ना, ये जहाज इस तरह उड़ रहा है, एक सिस्टम है ना जो उसको यहाँ पे रखा है, वो सिस्टम ही डैमेज हो जाता है, और वही स्पीड जो आगे जा रहा है उसी स्पीड से नीचे चला गया। उसे जब उन्होंने इतला दिया वो मेडे की नहीं दी, वो मेडे इतला इन्होंने दी है जी कि हमारा तो सिस्टम नहीं चल रहा दो नेविगेशन चीजें का। जो इसके अंदर मशकूक हैं, ये सरप्राइज, एक मेडे की इतला नहीं है, दूसरा जो स्पीड है ना 15,000 फुट की स्पीड से बिल्कुल नीचे आना, ये बड़ा Abnormal है। एबनॉर्मल है। अब इसके बारे में ज़रा एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी साइड से ये बात कंफर्म नहीं हुई कि इसको किसी चीज ने हिट किया। हमने सिर्फ एस्पेक्ट बता दिए कि जब क्या तक हो सकता है। जब तक कंफर्म नहीं होता तो ये स्पेकुलेशन। बिल्कुल ठीक है, चले अब चलते हैं चॉइस। अच्छा, वहां पे एक मजे की बात बता वैसे जरा आगे होता है, ये जो जितनी होती हैं गाड़ियां होती हैं, जी जी। कारें, उनके मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, है ना, कोई नीली होती है, कोई पीली होती है, कोई सुर्ख होती है, ऐसे ही होता है ना, हाँ जी, कितने ज्यादा कलर। जहाज जो है ना सिर्फ व्हाइट कलर के होते हैं,
पूरी दुनिया में। बाकी वैसे रोहन होते हैं और भी नहीं, कुछ DHL वगैरह कर लेते हैं अपने। नहीं वो थोड़ा सा उसको कलर करते हैं, हम्म। उसका पूरा कलर वाइट होगा, उसके ऊपर आप साइंस बना सकते हैं कोई ना कोई मतलब कलर के, अच्छा, लेकिन होता वाइट। क्यों वाइट होता? मे बी वो रेज की वजह से कि रेज रिफ्लेक्ट हो जाए उस पर। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि हीट को रोकने के लिए, क्योंकि हम्म। बहुत ऊपर होता है, और आप ये समझें कि यानी अगर नीचे कोई चीज़ होगी ना तो उसको जो सन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हवा के अंदर है तो सन की जो लाइट है ना वो डायरेक्ट पड़ रही है उसको, तो सही। हो सकता है उसे एक एक तो वजह ये है कि क्योंकि वाइट जो होता है ना वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, हम्म। तो वो हीट इतनी प्रोड्यूस नहीं होती अंदर, एक हम्म। चीज़। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये कि माइनस में टेम्परेचर होता है, -64, वहाँ पे हीट वगैरह का सवाल भी पैदा डिपेंड नहीं करता है होता। कितनी हाइट पे। डिपेंड। हम्म। दूसरी चीज़ ये है कि जहाज़ के अंदर किसी जगह क्रैक्स आए ना जो, तो व्हाइट के अंदर नज़र आ जाता है। अच्छा। कोई और कलर होगा तो क्रैक्स नज़र नहीं आएंगे। अब अगर हम्म। फर्स्ट करो ब्लैक है तो उसके क्रैक्स नज़र ही नहीं आएंगे। ठीक तो है। व्हाइट जो है ना उसके अंदर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो, किसी जगह टूट गया है, क्रैक आ गया है, हम्म। या कोई लीक हो रही है चीज़, तो इमीडिएटली पता चल जाए। ठीक है। ये अच्छा, उसकी वजह है। ये चॉइस साहब जो मिला है ना, ये ओमाड़ा के साहिल से 53 नॉटिकल माइल जनूब में इसका मलबा मिला है। मलबा मलबा और मिला अभी तक इसके जो अमला है ना वो ला खैरियत रखे, है। उनमें से कुछ अभी बच तक जाए। अभी तक तो 5 अफराद अभी तक उनका कोई पता नहीं। अभी तक तो पता नहीं चल रहा वैसे। बिल्कुल ठीक है, चले। अब इसी तरह जहाज़ जब उड़ने लगता है तो वो कहते हैं जी कि इसकी शटर जो है ना खिड़कियों के खोल लें। ये भी हम्म। पुरानी रवायत है। उसकी वजह ये है कि पहले जो उसके इंजन्स होते थे ना वो बड़े ऑब्वियस ओपन होते थे, और इसलिए वो खिड़कियाँ खोली जाती थी कि अगर फ्लाई करने के दौरान अगर आग लग जाए इंजन के अंदर तो पता आ जाए, नज़र आ जाए, अच्छा, पैसेंजर्स को नज़र आ जाए। पैसेंजर्स क्योंकि को नजर आ पीछे रहा है। आगे ठीक है, ठीक जो पायलट है उसको तो नज़र नहीं आ रहा हो रहा था। तो है। ये आज तक रवायत चल रही है। बिल्कुल चले। ठीक है, चलें। चौधरी साहब, अब दूसरा जो इस वक्त बलूचिस्तान के हालात हैं थोड़ा सा वो बताएं, और ये फील्ड मार्शल ने जो हुक्म दिया है, जो कहा है स्पेशल आज कुछ ऑर्डर्स हैं, वो क्या हैं? अब देखिए बलूचिस्तान की सूरत वाकई बड़ी खौफनाक है, अलार्मिंग है, और इसके बारे में पूरे पाकिस्तान को बैठ के एक कंसेंसस क्रिएट करना चाहिए। हम्म। और दूसरा ये है कि ये जो सूरत हाल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसको सियासतदान ठीक कर सकते हैं। इसको सिर्फ प्रेशर से, दबाव से, और बहुत ज़्यादा जो है ना मसलन ऑपरेशन से इसको सॉल्व नहीं किया जा सकेगा। बलूचिस्तान। बलूचिस्तान मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा चौधरी साहब, मैं हूँ, इसके वैसे अंदर आपको पॉलिटिकल एलिमेंट जो डालना पड़ेगा। अगर आप हम्म। माजी देखें ना, माजी में बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि बलूचिस्तान के अंदर इस टाइप की इंसर्जेंसीज हुई हैं और सियासतदानों ने सॉल्व किया उसको। ठीक है। हमेशा सियासतदानों ने सॉल्व किया। हम्म। और जब ये मिलिट्री डिक्टेटर्स रहे हैं ना, आप माजी के अंदर देखें तो हम्म। बलूचिस्तान की सूरत खराब हुई, इंक्लूडिंग भुट्टो साहब जो मिलिट्री नहीं थे, वो सिविलियन डिक्टेटर थे, लेकिन उनके दौर में भी बलूचिस्तान के हालात खराब हुए। एक चीज़ इस हकीकत को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब वहाँ पे जो लोगों के राय है ना वहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में या वफाक के बारे में, उससे उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं कुछ लोग। उसके अंदर हम्म। इंडिया मैनिपुलेट कर रहा है, और दूसरा अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान पैसे कमा रहा है सारी सूरत हाल में। उसने BLA को वहाँ पे पनाह दी हुई है, उसने TTP को वहाँ पे पनाह दी हुई है, और इंडिया से इसके एवज वो पैसा वसूल कर रहा है, क्योंकि उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं सिवाय दहशतगर्दी के सही। या सिवाय मंशियात के, तो हम्म। दो चीज़ें। उसको फिर उसने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, और ये बहुत पहले ना, आज से आप ये समझें कि 20 एक साल पहले इंडिया ने ये पॉलिसी बनाई थी, और उसने कहा था कि ये पाकिस्तान क्योंकि हम एंगेज करता है दो जगहों पे, एक कश्मीर के अंदर और पंजाब के अंदर, तो हम इसी तरह इसको बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम इसको एंगेज करते हैं, ताकि इसके पास इतनी स्पेस ही ना हो कि ये हमारे बारे में सोच सके। तो वो इसलिए उन्होंने हमारे जो सारे बॉर्डर्स हैं ना इंडिया ने, उनको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया हुआ है। सॉफ्ट इस लिहाज हम्म। से कर दिया हुआ है कि हम हमारी तो जो वहाँ पे है, खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पे हमारी कितनी फौज लगी हुई है, बलूचिस्तान के बॉर्डर्स पे अब हमारी कितनी फौज लगी हुई है। हम्म। वो इसलिए है कि इंडिया जो है ना वो ये चाह रहा है कि अपना ये वाली सरहदें जो है ना इसके ऊपर पाकिस्तान की तवज्जो ना हो, तो ये उसका मेन रीजन है उसका। दूसरा, बलूचिस्तान के अंदर क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, बलूचिस्तान के अंदर शिद्दत बहुत ज़्यादा है, बलूचिस्तान के अंदर एजुकेशन कम है, बलूचिस्तान के अंदर जो है ना लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। उसकी वजह यह है कि आबादी बहुत कम है, रकबा बहुत ज़्यादा है। एक शहर से दूसरे शहर में जाने में आपको 8-8 10-10 घंटे लग जाते हैं, दरमियान में बैरन इलाका होता है, और कोई बियाबान होता है। मसलन अगर आप कराची से निकलें और आप और माड़ा की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं, और वहाँ से आप आगे चलते जाएं, जवानी की तरफ जाएं, फिर आप ये जो हम्म। हमारे जो बलूचिस्तान की तरफ से और अंदर इंटरनल जाते जाएं, आपको पूरे जो हाईवे है ना, कोस्टल हाईवे, तकरीबन 1000-1200 किलोमीटर का हाईवे है जो अट है, हम्म। उसके ऊपर कोई रेस्टोरेंट नहीं है। हम्म। हम्म। कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई वॉशरूम नहीं है वहाँ पे, कोई हम्म। सर्विस एरिया नहीं है। यानी ये हालात हैं उधर गवादर की तरफ जाते हुए भी। तो हम क्योंकि गए हुए हैं तो हमें उसका अंदाज़ा है। तो पानी की बॉटल्स भी आपको कराची से लेके चलनी चौधरी पड़ती, साहब, दरमियान से आपको नहीं मैं मिलता। यहाँ थोड़ा इख्तलाफ करता हूँ आपकी इस बात से, ठीक है। अब आप ये देखें कि पिछले 4 दिनों में 54 दहशतगर्द मारे गए हैं, 42 पाकिस्तानी शहीद हैं, 27 पुलिस वाले, 11 पाकिस्तान फौज के और 4 सिविलियंस की अभी तक शहादत वहाँ पे हो चुकी है। अब जो लोग ये काम कर रहे हैं, एक नंबर 1 पॉइंट तो ये कि इन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत, चाहे वो देखो, अब मज़ाकरात हो माफ़ या तो कुछ भी हो। आप सिविलाइज्ड जो इलाका है, सेटल इलाका है, उसके अंदर भी अगर कोई बंदा स्टेट के खिलाफ रिवॉल्वर उठाएगा, बंदूक उठाएगा, लाठी उठाएगा, तो माफ़ तो उसको भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसा मुझे ये बताएं कि माफ़ी जो किसी को नहीं मिलनी जो चाहिए। पंजाबी या बाकी पाकिस्तानियों के गले काट रहे हैं, ठीक है, उनके साथ मुज़ाकरात मुझे किसी सूरत देखो, पॉसिबल नज़र नहीं मैं आ ना मुज़ाकरात की बात कर रहा हूँ, रहा। ना मैं ये कह रहा हूँ कि इन सबको माफ़ करते हैं। मैं इस हुँ, चीज़ की बात ही नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो है ना, वो हुँ, इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल सॉल्यूशन से मतलब ये नहीं है कि आप सबके साथ मुज़ाकरात करेंगे, ना। आपने ऐसी कोई मैकेनिज़्म बनाना है कि उनको नया ब्लड ना मिले, हुँ, नए लोग ना मिले।
देखो हम्म अगर उनको लोग नए से नए मिलते चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो ये कभी जंग चौधरी खत्म साहब, ही नहीं होगी। क्योंकि प्रॉब्लम 10 वो इधर से मार देंगे, 10 हम उनके मार देंगे और ये मामला जो है चलता रहेगा। चौधरी साहब, इसमें एक चीज़ मैं अर्ज करना चाहता हूँ। आप एक चीज़ देखें कि मोसाद इसके पीछे है, इसराइल दूसरी साइड से आपको पता है रॉ इसके पीछे है। दोनों पैसा भी झोंक रहे हैं, असला भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मामला उठाते हैं इंसानी हकूक के नाम का, हम्म। मिसिंग पर्सन के नाम का। लेकिन बेसिकली हमें भी पता है सियासी मसले जितने मर्जी हल कर लें, असल इशू मिनरल्स है वहां पे, कि पाकिस्तान में ठीक है, इंसर्जेंसी रहे। नहीं ठीक, अब देखें फौज ने ये फैसला किया है कि वो ना इसका सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को रियासत पूरी कुव्वत के साथ कुछ लेगी। एनडीओ के अंदर फील्ड मार्शल ने ये बयान दिया है। आज डीजीआईएसपीआर का बयान भी आया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और हम्म दूसरा ये बेसिकली वहाँ पे सिक्योरिटी एंड वार कोर्स के ग्रेजुएट्स हैं, उनसे उन्होंने आज हम्म खिताब किया है, फील्ड मार्शल ने है। हम्म और उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी अफवाज जो है दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसियों से मुकम्मल तौर पर बाखबर है कि वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। तो ये बेसिकली तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब हम नक्को नक हो गए, अब हमारी तरफ से कोई रायत नहीं होगी, जिसको कहते हैं रुथलेस होना, गो रुथलेस है। तो ये गो रुथलेस हो रहा है और पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया। लेकिन ठीक है, ये ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन जब हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा और वहाँ पे अमन हो जाएगा, तो फिर भी आपको एक पॉलिटिकल डायलॉग चाहिए होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि साथ साथ जो पॉलिटिशियंस हैं उनको एक्टिव करना चाहिए, वो वहाँ पे एक्टिव हो। क्योंकि जब आपने वो सूबा फिर इन्हीं लोगों के हवाले करना है तो फिर 2-4 साल के बाद ऐसी सूरत हो जाएगी वो। दूसरा ये कि इंडिया को इंगेज करना जरूरी है, क्योंकि वो इसकी बैक पे है। जब जब एक मुल्क आपके मुल्क के खिलाफ जो है पैसा लगा रहा होगा और बैक कर रहा होगा, तो अल्टीमेटली ये मामला फैलता चला जाएगा। उसको इंडिया को एंगेज करने का क्या तरीका है? अमेरिका को कहें और अरबों को कहें, अरब मुल्कों को जो इस वक्त हम्म पाकिस्तान के बहुत करीब है, उन्हें कहें कि इंडिया से कहें कि रुको रुको, बाज आ ठीक जाओ, है। बाज आ जाओ। अच्छा चौधरी साहब, इसमें एक लाइन है बड़ी पेचीदा सी, जो मुझे समझ में आती है मैं बताऊंगा, आपको जो समझ में आए आप मुझे बताएं। ये इसी फील्ड मार्शल की तरफ से आईएसपीआर ने जो बयान दिया, पेचीदा स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक बसीरत और इदारा जाती पेशावराना महारत बुनियादी अहमियत रखती है। मैं अर्ज करता हूं मुझे क्या समझ में आ रही है कि स्ट्रेटेजिक अहमियत बलूचिस्तान की, हम्म। उसकी बात हो रही है कि यहाँ पे कौन कौन सी कुव्वतें यहाँ पे काम कर रही हैं और ये उन्हें पता है। और दूसरी साइड से इदारा जाती पेशावराना महारत के फौज का मजबूत होना जरूरी है, और हमें पता है कि क्या हो रहा है और उसे टैकल करेंगे एक तरीके से जिसमें मुख्तलिफ तरीके शामिल होंगे, जिसमें आप जो भी मतलब इसमें कुछ भी कहा जा सकता है। आपको क्या लगता है ये लाइन, इतनी अरे मुश्किल लाइन में ठीक है, क्या है? वैसे हाँ, मेरा ख्याल ये है कि इसको इजी भी बनाया जा सकता था, लेकिन वो शायद ट्रांसलेटर्स जो है ना उनका मसला है। कोई बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम ना डिक्शनरी वाली वो तर्जुमा कर देते हैं। तो वो हम्म डिक्शनरी का तर्जुमा होता है ना, उसको फिर अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। हम्म। लेकिन आपकी बात ठीक हो सकती है, ज़ाहिर है अदारे की परफॉर्मेंस तो बेहतर होगी तो मुल्क बेहतर होगा। और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस। स्ट्रैटेजी चैलेंज ना, हिकमत अमली जो है ना उसकी, वो और बहुत हमारे लिए स्ट्रेटेजिक चैलेंज सबसे बड़ा बलूचिस्तान है, बलोचिस्तान, क्योंकि उसमें उसमें कोई अमेरिका शक, समेत कोई भी खुश नहीं है वहां पे। कोई भी खुश नहीं है। बाहर से कंपनी आती है वहाँ पे, सोना निकालना चाहती है, तांबा निकालना चाहती है वहाँ से, इसके अलावा मिनरल्स निकालना चाहती है, रेयर मिनरल्स जो है वहाँ से वो निकालना चाहती हैं। कोई निकालने नहीं देता वहाँ पे, काम ही नहीं करने देता। तो ठीक है। इस सबको सबको पता है, इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनको पता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने किसी दोस्त मुल्क को डाल के ना इंडिया को बास करवाया जाए। ठीक है, बाज करवाया जाए। हम्म, ठीक है। रोका जाए उसको। मुझे लगता है चौधरी साहब मोदी को जरा डंडा करवाया अच्छा जाए। ये चलो। अच्छा चलें जी, घटिया मोदी जी आप याद आ गए तो आपको गाली देने को दिल करता है, कैमरा है, पॉसिबल नहीं है। हम्म। क्या पाकिस्तान मुज़ाकरात से चौधरी साहब पीछे हट गया? नहीं, पाकिस्तान पीछे हट नहीं सकता। पाकिस्तान तंग आ गया वैसे, इसमें कोई शक नहीं कि 4-5 महीनों से पाकिस्तान ने कोई और काम नहीं किया, इसी काम के अंदर लगा हुआ है। और अल्टीमेटली अब ये पासदाराना इंकलाब जो है ना उनकी तरफ से ये हो रहा है, सारी गड़बड़ जो है ना उनकी तरफ से हो रही है। और उसकी वजह ये है कि ये पासदाराना इंकलाब है, ये पासदाराना ईरान नहीं है। ईरान को बचाना इनका मकसद नहीं है, इनका इंकलाब को बचाना मकसद है। और बहुत ज़्यादा जो है ना हार्डलाइनर्स है, और इस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे ये इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल को मदद कर रहे हैं। वो भी यही चाहता है कि ये मुज़ाकरात खत्म हो जाए और इनकी लड़ाई चले। तो पासदारान ने 3 जहाज़ों के ऊपर हमला करके एक ठीक है। मौका दे दिया अमेरिका को। अब उसके जवाब में देखें उन्होंने 80 अहदाफ के ऊपर निशाना बनाया। लेकिन उसके अंदर अच्छी चीज़ ये है कि वो सारे के सारे जो आमनाए हुर्मस के साथ समुद्री पट्टी जो है ना उसको सिर्फ निशाना बनाया, क्योंकि वहाँ से अटैक होता है जहाज़ों के ऊपर, ये जो अमेरिका कर रहा अमेरिका की तरफ से। लेकिन जो ईरान ने किया उसने बहरीन और कुवैत के ऊपर हमला किया है। और लेकिन दूसरे जो मुल्क हैं जिसके अंदर सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, कतर है, इन है। मुल्कों को उसने नहीं छेड़ा। तो सही। इनके साथ उसके क्योंकि मामला ठीक हो गए हैं, सिर्फ 2 मुल्कों के साथ उसका फटा चल रहा है, इसमें कुवैत के ऊपर चल रहा है और दूसरा बहरीन पे चल रहा है। तो वहाँ पे उसने भी अटैक किया। बाकी जंग उसने भी नहीं बखेरी, उसने भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाई। ठीक है। और अमेरिका जो है उसने भी इसे आगे नहीं बढ़ाया, उसने सेंटर के अंदर जाके ना कोई हमला नहीं किया, तेहरान के ऊपर हमला नहीं किया, किसी और शहर के ऊपर हमला नहीं किया। उसने भी सिर्फ और सिर्फ जो समंदर के किनारे हैं ना उनका हमला किया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मुज़ाकरात को सबोटाज नहीं करना चाहते। ठीक है। ठीक है, मसल दिखा रहे हैं एक दूसरे को, वो भी दिखा रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जंग को पूरा फुल फ्लैज जंग ऑल आउट स्टार्ट कर वॉर रहे पे नहीं जा हैं, रहे। ऑल आउट वॉर नहीं जाना चाह रहे। और ठीक दूसरा ये है कि फुल फ्लैज जंग की तरफ नहीं जा रहे। तो ये बड़ी चीज़ पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं गुंजाइश मौजूद है। अब पाकिस्तान क्यों नहीं इस सारे सिनेरियो से निकल सकता? वो इसलिए नहीं निकल सकता कि वहाँ पे एक तो ईरान है, ईरान हमारा हमसाया है, पाकिस्तान के उसके साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। अब अगर ईरान के अंदर जंग आ जाती है तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। दूसरा अमेरिका है जिसके साथ पाकिस्तान का इतिहाद है और पुराना इतिहाद है। अब अमेरिका को अगर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि जी हम इस नाजुक वक्त में
आपका साथ नहीं देंगे। तो उसने अमेरिका को भी अपने साथ रखना है, खुश करना है। और तीसरा ये है कि अरब मुल्क हैं, अरब मुल्कों की पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी है, पाकिस्तान के साथ एक जज्बाती इन्वेस्टमेंट भी है, और वो भी सारे दोस्त मुल्क हैं, वहाँ पे हमारे लोग काम भी करते हैं। तो अगर उनको मजबूरी होगी तो पाकिस्तान उनको सपोर्ट करेगा। तो ठीक है। तीन जो फरीक है ना इस वक्त, तो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, तो पाकिस्तान अपने आप को ऑफ नहीं कर सकता। ठीक इस है। वक्त भी पाकिस्तान लगा हुआ है कि ठंडा करे मामलात को। ठीक है। कतर जो है वो मायूस हो गया है, और कतर को तो आपको खास उसके अंदर जान नजर नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान ने दोबारा एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है। तो अब कतर ये दोबारा रोकेगा कतर पाकिस्तान बेचारा इसको। कह रहा है आप ना करो ना करो, लेकिन मिसाइल भी तो उन्होंने ही खाया। जाहिर जाहिर ठीक है। जाहिर जाहिर। चो साहब, इसमें एक चीज, दो सिनेरियोज इसके अंदर डेवलप हो रहे हैं। एक हम्म, तो ये है कि इनकी जंग की वजह जो बनी है, अब नाए हुर्मुज़ में ईरान कहता है कि हमसे इजाजत लो, कयास लो, और ठीक है, हमारे वाले रास्ते पे चलना, हमारे वाले रास्ते पे किसी चलो, और रास्ते पे नहीं चलना। नहीं चलना। तीन रास्ते हैं ना वहाँ पे, एक ओमान की साइड पे एक बना, एक मिड है, मिड मिड है, में नहीं चल रहा। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे तो माइंस है, माइंस है, बिल्कुल। और जो एक वो है बिल्कुल साथ साथ किनारे किनारे के, और वो सारे शहर हैं तो उसके ईरान के साथ ईरान के साथ, साथ। और वहां से नजर आते हैं जहाज सारे। सही। अब ईरान ये चाहता है कि उसके बताए हुए रास्ते के ऊपर चला जाए और और इजाजत इजाजत मांगे, ली जाए, इजाजत ठीक ली है। जाए। जबकि अमेरिका और मैरीटाइम अफेयर्स जो यूएन का इदारा है, ये कोशिश कर रहे हैं ओमान की पट्टी के साथ साथ एक रास्ता बनाने की, बिल्कुल सही। और इसके ऊपर तकलीफ हो रही है ईरान को कि ये हमारी इजाजत के बगैर और इंडिपेंडेंट रास्ता बना रहे हैं, कल को ये हमारे मरोने मिन्नत नहीं रह नहीं जाए। रहेंगे, ये बात ठीक है, दुरुस्त है, ये दुरुस्त ये है, बात ठीक है। ये बात ठीक है। और उसके बाद मिसाइल मारा इन्होंने कतर के उससे कतर के ऊपर भी मारा, और दूसरा और मुल्कों के दो और शिप्स को दो मारे, ships को ठीक है। मारा। तो अगर मैं ये कहूं कि ये जंग खराब करने की, खराब क्या कहूंगा, जंग भड़काने की जिम्मेदारी ईरान पे है, तो आप क्या कहेंगे? पासदारान पे, ये पासदारान का सारा मामला है, ये ज़हन में रखो। और एक डिवाइड जो है ना वहाँ पे ईरान के अंदर अब ये नजर आ रही है कि पासदारान और ईरान दोनों इकट्ठे नहीं है, दोनों एक जैसे नहीं है, इन दोनों के दरमियान को मसला है, ये है। ठीक है। अब हमारे पास टाइम कम होता जा रहा है। साथ साथ उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जी जो ईरान का जोहरी मवाद है वो बहुत गहराई के अंदर है, और वहां तक पहुंचना किसी और मुल्क के लिए मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए जितनी भारी मशीनरी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है, और हम जो है सिर्फ उसे निकाल सकते हैं। तो एक तो उसने कहा है कि जी हम निकालेंगे, लेकिन हम ही निकालेंगे। फिर किसी एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि हम अपनी ज़मीनी अफवाज वहाँ पे भेजेंगे, तो उसने कहा मैं क्यों वहाँ पे ज़मीनी अफवाज भेजूंगा, मेरे पास दो ही ऑप्शन है कि अगर ये सब कुछ खत्म हो जाए वहाँ पे तो फिर हम जाएंगे, और दूसरा ये है कि अगर हमारे साथ मुआहदा हो जाता है तो फिर हम जाएंगे, ताकि हम वहाँ से जोहरी मवाद निकाल सकें। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मुआहदा है या फिर जो मुज़ाकरात हैं उसको रूल आउट नहीं कर रहा, उसके उस इम्कान को सिफर नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप भी ये चाहता है कि मुज़ाकरात हों। और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जी और दोस्त दोनों अभी तक कतर में दोनों मौजूद हैं, कतर में बैठे हैं, दोहा में बैठे हुए और हैं। उसने कहा है कि वो बताएंगे आगे वो क्या करना बताएंगे है। कि आगे क्या करना है। लोगों ने पूछा ना अब इसके बाद क्या होगा, तो उसने कहा वो कुशनर भी वहाँ पे है, वेटकॉफ भी वहाँ पे, ये दोनों फैसला करेंगे कि क्या करना है। इसका मतलब ये हुआ कि इंगेज किया जा रहा है अमेरिका को, कुशनर और वेटकॉफ को भी इंगेज किया जा रहा है, इसका मतलब ये है। और ट्रंप कितना मासूम है, लाला ट्रंप कह रहा है जी कि वो बताएंगे, हालांकि ये सबको पता है उन्होंने जबकि क्या ये बताना, जबकि ये खुद बताएगा, खुद बताएगा उन्हें कि क्या करना है। उन्हें अच्छा कमाल है बस। चलें चोय साहब, आपने एक कारनामे का जिक्र किया पाकिस्तानियों के कि जिन्होंने कमाल कर दिया और कराची को तबाह करने लगे थे, जरा ये अब बताइए ये क्या? अजीब सी बात है कि ये जो सुई नॉर्दर्न गैस है ना, इसने एक अजीब सा स्कैंडल पकड़ा है। वो पकड़ा ये है कि कराची की जो छतें हैं ना, और उसके ऊपर जो प्लास्टिक बैग्स हैं उसके अंदर गैस भरी हुई थी, कुछ प्लास्टिक जगहों बैग्स पे हैं। आपने पूरे कराची में तरथली मचा दी है, कुछ जगहों पे सबने छतों पे चढ़ के देखना है अभी नहीं कि हो क्या सकता हुआ। यार, अगर ये टेक्नोलॉजी आम होगी, पता चले कि सबकी छतों के ऊपर ही बम पड़े हुए हैं। तो ये प्लास्टिक बैग्स जो है ना उसके अंदर वो गैस भर लेते थे। ये बेसिकली तो जो सुई गैस है ना, सुई नॉर्दर्न गैस है, उसकी गैस थी, यानी चोरी सरकारी करते सरकारी गैस। हम्म तो सरकारी गैस जो है ना उसको ये करते ये थे कि बड़े बड़े जो प्लास्टिक के बाउजर्स है ना उनके अंदर भर लेते थे, और भर के इन्होंने छतों के ऊपर रखे हुए थे, और वहां पे इन्होंने जनरेटर रखे हुए थे अपने। अब दो जनरेटर जो पकड़े गए हैं, एक तो केवीए 33 केवीए का और दूसरा 41.3 केवीए का जनरेटर। अब ये जो जनरेटर है गैस से चलने वाले थे। ये प्लास्टिक बैग्स के जरिए गैस जो थे ना उससे जनरेटर चलाते थे, और जनरेटर चला के इन्होंने आगे 200 फ्लैट्स और 100 दुकानें थी उनको बिजली प्रोवाइड करनी शुरू की। तो बिजली प्रोड्यूस करते थे जनरेटर से, और उसके बाद इनको ये बिजली प्रोवाइड करते थे, ठीक। और ये 2000 रुपया महीने का लेते थे उनसे, और 20,000 रुपया एडवांस लेते थे, और कहते थे बाकी सब चीजें फ्री, और चलाते जाएं आप जितने आपने एसी चलाने और पंखे चलाने लाइटें चलानी। सही। तो अब किसी के साथ फटा हो गया इनका। जब वो फटा हो गया तो उसे बता दिया गैस वालों को। गैस वाले आए और उन्होंने ऊपर चढ़ के देखा तो हैरान ही रह गए कि ये जो प्लास्टिक के बैग होते हैं उनके अंदर गैस कौन भरता है। हाँ। अब वहां पे कोई गड़बड़ भी हो सकती थी, गड़बड़ हो जाती तो ये 200 दुकान तो 300 फ्लैट्स और 100 दुकानें तो गई थी सारी की सारी। गई थी ये बाकायदा बम थे, ये अगर वहां फट जाते तो गया। बमों से बहुत बड़ी तबाही हो अब जाती। देखें ना जो सिलेंडर होता है कितना लोहे का तगड़ा सिलेंडर होता है, जब वो फटता है तो क्या करता है, तो ये तो प्लास्टिक बैग से शॉपरों में भरी हुई थी। शॉपरों पर कमाल है वैसे, आइडिया वैसे कितना। ये आपको आइडिया बहुत पसंद आ रहा है, अल्लाह ही खैर करे। ठीक है चले, तो ये तो नाज़रीन आज का व्लॉग यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जाते हुए सिर्फ ये कहूंगा कि नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी शर्म से डूब मरो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।